हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा योगदान देने के लिए मेरी तरफ से आज का यह वीडियो लाया जा रहा है फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SWI, दैट इज स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, DPQ इन पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ बिलासपुर डिवीज़न इन SECR जोन, जिसके लिए टाइम एलोकेशन 2 आवर्स का है और डेट ऑफ कंडक्शन 31 अगस्त 2023 को है और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे कि इस प्रश्न पत्र में कुल 110 सवाल हैं, जिसके 100 सवालों के आंसर आपको करने हैं और सभी प्रश्न जो है तो 1 अंक का है। गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंकन होगा। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या डाउट है तो इंग्लिश वर्जन को ही आप रेफ़र करें, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन और पूछा जा रहा है यहाँ पे, हु अथोराइज्ड IREC और IREM। तो IREC दैट इज इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड और इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल जो है उसको अथोराइज कौन करता है? सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, मेंबर स्टाफ, PCPO और DG। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड जो है वह IREM या IREC को अथोराइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द रूल्स गिवन इन IREC एंड IREM? ठीक है, IREC IREM के अंदर जो रूल्स दिए हुए हैं उनको इंटरप्रेट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, कौन है? सो रेलवे बोर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, मिनिस्टर ऑफ रेलवे। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IRSEE पूछा हुआ है यहाँ पे। तो दैट इज अ इंडियन रेलवे सर्विस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स। ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो इसका आंसर इसके अलावा जो है डी ऑप्शन है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे ऑप्शंस में। ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे इन्होंने इंजीनियरों कर दिया है और यहाँ पे कर दिया इंजीनियर। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है इन दो ऑप्शंस में यहाँ पे। देखिए, तो इट इज़ नथिंग बट इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। डेफिनीशन ऑफ गैजेटेड पोस्ट हैज़। तो राजपत्रित पद की परिभाषा जो है वह कहाँ से है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, डेफिनीशन ऑफ गैजेटेड पोस्ट हैज़ सिलेक्शन फ्रॉम UPSC, या रिक्रूटेड थ्रू द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट इज मेड बाय नोटिफिकेशन इन गजट ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डेफिनीशन ऑफ गजेटेड पोस्ट हैज़ अपॉइंटमेंट इज मेड बाय नोटिफिकेशन इन गजेट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो है तो इसकी नियुक्ति की जाती है। तो जो गैजेटेड पोस्ट होती है उसमें जो नियुक्ति होती है वह भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं यहाँ पे। सुपर न्यूमरेरी द पोस्ट इज जनरली क्रिएटेड फॉर। जो अतिरिक्त पद आमतौर पर किसके लिए बनाया जाता है? तो इनडिफिनिट टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, these are the extra posts that are created for some specific region for specific time period. Okay, so option number B is the right answer. Next question पे आते हैं, in a railway power to make rules for group C and group D staff lies with।
रेलवे बोर्ड, DOPT दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ द पावर टू मेक रूल्स लाइज विथ रेलवे बोर्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेसमेंट कमेटी इज फॉर्म फॉर, जो प्लेसमेंट समिति होती है उसका गठन किस लिए किया जाता है? तो प्रमोशन के लिए किया जाता है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के लिए किया जाता है, टेंडर्स के लिए किया जाता है, या मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स के लिए जो है तो प्लेसमेंट कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज स्थानांतरण या पोस्टिंग के लिए किया जाता है। हु हैज़ द पावर टू प्रमोट ग्रुप सी स्टाफ टू ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट? तो जो ग्रुप सी स्टाफ से ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट के लिए जो प्रमोशन होता है उसकी शक्ति किसके पास होती है? रेलवे बोर्ड के पास होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास होती है, GM के पास होती है, या PHOD के पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज GM। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु हैज़ द पावर टू प्रमोट ग्रुप सी स्टाफ टू ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट? ठीक है, तो जनरल मैनेजर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ LDC पूछा है, तो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देखिए, डिपार्टमेंट है यहाँ पे और यहाँ पे डिपार्टमेंटल है। ठीक है, यहाँ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्प्लीट एग्जामिनेशन है। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस है उनको डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, एग्जामिनेशन मीन्स, सॉरी, एग्ज़ाम मीन्स एग्ज़ाम तो कोई ऐसा नहीं होता, एग्जामिनेशन होता है। सो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज़ द सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा। ठीक है, तो दिस है डिपार्टमेंटल। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे LDC का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है पीपल होल्डिंग नेशनलिटी ऑफ विच कंट्रीज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंडियन रेलवे सर्विस? तो इंडियन रेलवे सर्विस की पोस्ट के लिए जो है तो एप्लीकेशन कौन कौन से देश के लोग जो है तो कर सकते हैं? यहाँ पे कौन सी राष्ट्रीयता रखने वाले लोग जो है वो कर सकते हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, ओनली इंडिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजीज एंड PIO दैट इज पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन ऑफ सर्टेन अदर कंट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजीज एंड PIO ऑफ सर्टेन अदर कंट्रीज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। PIO इज नथिंग बट पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन, है ना। तो इंडियन ओरिजिन दैट इज भारतीय मूल के जो लोग हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज्ड इन ओथ ऑफ अलीजियंस। निष्ठा की शपथ में निम्न वर्ड का प्रयोग जो है, निम्न शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इंटीग्रिटी, प्रॉम्प्टनेस, ट्रस्टवर्दी, इम्पार्शियलिटी। तो ईमानदारी, तत्परता, भरोसेमंद और निष्पक्ष रूप से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज प्रॉम्प्टनेस। इस वर्ड का यूज़ जो है तत्परता, इस वर्ड का यूज़ जो है तो आपकी जो शपथ होती है, निष्ठा की शपथ, उसके अंदर नहीं किया जाता। ठीक है, और यूज़ जो है इंटीग्रिटी का किया जाता है, ट्रस्टवर्दी का किया जाता है और इम्पार्शियलिटी का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आर्टिकल 311 इज रिलेटेड टू, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। D&AR, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, पे, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज D&AR से रिलेटेड है आर्टिकल 311, दैट इज डिसिप्लिन एंड अपील रूल। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 311 की बात करें अगर, तो आर्टिकल 311 ऑफ क्लास 1 कहता है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ईदर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द ऑन दैट अपॉइंटेड हिम और हर। ठीक है,
और आर्टिकल 311 क्लॉज 2 बोलता है कि नो सिविल सर्वेंट्स शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन द रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी, ओके, in which he or she has been informed of the charges and give a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। तो यहाँ पे डिसिप्लिन एंड अपील की बात की जा रही है पूरी तरह से। सो D&AR एक्शंस के लिए जो है तो रिस्पॉन्सिबल है यह आर्टिकल 311, ठीक है। आर्टिकल 311 के अंदर जो पीपल प्रोटेक्टेड हैं वो सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सर्विसेज ऑफ एनी स्टेट एंड पीपल हु होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और एनी स्टेट्स, ठीक है। सो दे आर बेसिकली प्रोटेक्टेड और सेफ गार्ड, ओके। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जो अप्रेंटिस अदर देन गवर्न बाय अप्रेंटिस एक्ट 1961 है, ठीक है, ऐसे लोग जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अलावा गवर्न होते हैं। सो अदरवाइज प्रोवाइडेड इन हिज सर्विस एग्रीमेंट हिज सर्विस शैल बी लाइबल टू टर्मिनेशन ऑन नोटिस ऑफ। तो अप्रेंटिस एक्ट अधिनियम या अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के द्वारा शासित अप्रेंटिस उसके सेवा अनुबंध के में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर उसकी सेवा नोटिस पर समाप्ति होने के लिए उत्तरदायी होगी। तो 1 मंथ का नोटिस, 3 मंथ का, 1 वीक का एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 वीक नोटिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDDTI। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मल्टी डिसिप्लिन, देखिए ये इस क्वेश्चन में भी देखिए किस तरह से इन्होंने ऑप्शंस फॉर्म किए हैं। दैट इज डिसिप्लिन्ड करा है यहाँ पे, और यहाँ पे डिसिप्लिनरी किया है, और यहाँ पे डायमेंशनल किया है, ठीक है, और यहाँ पे डिवीज़न करा है, और यहाँ पे डिविजनल करा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहु अनुशासनात्मक प्रभागीय प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टाफ बेनिफिट फंड शैल बी अथोराइज्ड बाय अ कमिटी और बाय अ सब कमिटी ड्यूली अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल ऑफ IREC वॉल्यूम 1, रूल 805, रूल 808, रूल 810 एंड नन ऑफ द अबव। तो रूल 808 जो है इसके तहत जो है तो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर, दैट शैल बी अथोराइज्ड बाय द कमिटी और सब कमिटी, ओके। सो रूल 808 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, a member of staff benefit fund committee shall hold office for 1 year unless he is removed by the GM or resigns, but shall be eligible for re-nomination or re-elections 2 years, 3 years, 1 years and none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 years, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ले ऑफ, ठीक है। ले ऑफ मतलब छंटनी होता है। तो छटनी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द फेल्योर, रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू वर्क, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है तो यहाँ से डाला गया है उस क्वेश्चन को। फेल्योर, रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू वर्क, रिफ्यूज़ल टू वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, रिफ्यूज़ल टू वर्क बाय ऑल वर्कर्स, फेल्योर और रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय or account of shortage of coal, power or raw material to give employment to a workman, okay। so option number D is the right answer, ठीक है। काम करने के पास एम्प्लॉयर को जो है तो बेसिकली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं उसके पास, और रॉ मटेरियल कोल या पावर कम है, उसकी शॉर्टेज है, तो इस कारण से वह एम्प्लॉयमेंट देने में असमर्थ है, मतलब उसको एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं रखना है, तो इसको हम बोलते हैं उस केस में उसको छटनी करना होता है। सो फेल्योर और रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कमैन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैंटीन
is required to be provided and maintained by occupier for the use of workers wherein more than dash dash workers are ordinarily employed 100 200 250 500। तो ये बेसिकली जो है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से लिया गया है इस क्वेश्चंस को। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम इज टू प्रिजर्व द एम्प्लॉयज mental health, physical health, emotional health, and all of the above. So option number D is the right answer, that is all of the above। इसके अंदर जो है तो एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ भी देखना है, फिजिकल हेल्थ भी देखना है और इमोशनल हेल्थ भी देखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। A railway servant whose employment is intensive or continuous shall be granted a weekly rest of not less than dash dash consecutive hours। तो ऑप्शन है 12 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स, 30 आवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 कंसेक्यूटिव आवर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव और कॉन्टिन्यूअस शैल बी ग्रांटेड अ वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 कंसेक्यूटिव आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 21. In each station or other establishment, a copy of Chapter of Act and SW and PR 2005। ठीक है, so SW मतलब Hours of Work and Period of Rest रूल 2005 है यहाँ पे। तो कौन सा चैप्टर इस एक्ट का कौन सा चैप्टर जो है यहाँ पे इन इंग्लिश हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज वॉज डिस्प्लेड इन कॉन्स्पिकुअस प्लेस। ठीक है, तो यह पूछा जा रहा है कि प्रत्येक स्टेशन या अन्य प्रतिष्ठानों में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में अधिनियम और SW और PR 2005 के अध्याय की एक प्रति एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की गई थी। 11, 12, 14 और 16। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ ऑप्शन नंबर सी 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट इज नॉट अप्लाइड टू द स्टाफ। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है यहाँ पे। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है तो किस पर अप्लाई नहीं होता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। एम्प्लॉयज इन द कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द रोड्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, एम्प्लॉयज एज कुक्स इन द कैंटीन, एम्प्लॉयज इन द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एम्प्लॉयज इन द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। अंडर विच रूल प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 अ रेलवे सर्वेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। रूल 8, रूल 4, रूल 6 एंड रूल 5। ठीक है, तो रूल 5 जो होगा दैट विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, रूल 5 के अंदर जो है तो यहाँ पे इलेक्शंस की बात करेगा। ठीक है, रूल 6 जो है तो इसके अंदर एसोसिएशंस की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 पूछा है इफ़ अ रेलवे सर्वेंट हैज़ अवेल्ड EOL, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड और सम पीरियड ऑफ absence is treated as dies non during previous half year, the credit shall be reduced by 1/10 of a period of such EOL and or dies non subject to a maximum of dash dash days। ठीक है, तो 15, 8, 10 और 20। तो इस केस में यह जो है तो मैक्सिमम ऑफ 15 days शुड बी देयर। If a railway servant has availed EOL, that is extraordinary leave, and some period of absence is treated as dies non during previous half year, the credit shall be reduced by 1/10 or 15 days मैक्सिमम जो भी है उसको जो है तो रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हाफ ईयर में। नेक्स्ट है व्हेन द फर्स्ट कैट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैट जो ट्रिब्यूनल हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उसको एस्टेब्लिशमेंट ईयर और एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जा रहा है। तो
दैट इज़ अ 1 नवंबर 1985 को इस ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर गेट फर्स्ट क्लास ए ड्यूटी पास्ट। तो ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर जो होता है उसको फर्स्ट क्लास ए ड्यूटी पास मिलता है। ऑप्शन ट्रू फॉल्स विथ प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल जो है तो ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर जो होता है उसको फर्स्ट क्लास ए ड्यूटी पास मिलता है। सो ऑप्शन ए जो है वह ट्रू है। ठीक है, 27 पे आते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर मिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो 1948 के अंदर जो है कौन सी मेथड है विच इज़ नॉट अ मेथड फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट को फिक्स करने का कौन सा मेथड है इसमें से नहीं है। नोटिफिकेशन मेथड, कॉमिटी मेथड, बार्गेनिंग मेथड एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्गेनिंग मेथड। यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं चलती। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मेथड और कॉमिटी मेथड का यूज़ किया जाता है जनरली यहाँ पे मिनिमम वेज को फिक्स करने में। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएलपी पूछा जा रहा है। तो जब भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट कचहरी की बात करेंगे तो एसएलपी वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेशल लीव पिटीशंस, सुप्रीम लीव पिटीशंस, स्पेशल लीगल पिटीशंस, स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम। तो स्पेशल लीव पिटीशंस इज द राइट आंसर होगा इसका। सो 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी। जो सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी होता है उसका सेक्रेटरी कौन होता है। सीपीयू होता है, डीजीएमजी होता है, डीआरएम होता है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी जीएमजी। डिप्टी जीएमजी। डिप्टी जीएमजी माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। डिप्टी जीएमजी नहीं, एक्चुअल में जो यहाँ पूछा गया है सेक्रेटरी के बारे में। तो हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी। तो जो सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी होता है, ठीक है, दैट इन द हेड क्वार्टर लेवल पे हम अगर बात करें तो यह प्रिसाइड होती है बाय द पीसीपीओ। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के द्वारा। और मतलब प्रिंसिपल जो चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इनके सेक्रेटरी जनरल की बात करें या सेक्रेटरी की बात करें तो इस सेक्रेटरी तो जो भी वेलफेयर ऑफिसर होता है दैट इज़ नॉमिनेटेड बाय जीएम हु विल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करें यहाँ पे कि कोई वेलफेयर ऑफिसर जो होगा वह सेक्रेटरी होगा। तो सीपीओ नहीं होगा, डीजीएमजी नहीं होंगे, डीआरएम नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द एबव। ओके, सो 29 का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। वेयर इज द ट्रेनिंग और क्लासरूम बेस्ड ऑफ इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग जो होता है वह कहाँ होता है। तो मुंबई, वडोदरा, लखनऊ और दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा वडोदरा। सो ऑप्शन नंबर 30 का बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। एंटीसिपेटेड वैकेंसीज फॉर नेक्स्ट मंथ्स आर कंसीडर्ड फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट। तो गैर चयन पद के लिए अगले महीनों के लिए प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार किया जाता है। सो 8, 12, 6 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन अ रिमूव्ड रेलवे एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ एसबीएफ कमेटी। अगर किसी को रेलवे कर्मचारी को अगर उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया है तो इस केस में क्या हुआ है एसबीएफ कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। एस, नो और विद अ प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और नन ऑफ द एबव। तो वेरी गुड क्वेश्चंस। तो इसके अंदर अगर बात करें तो अगर कोई रेलवे मैन है जिसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया है तो इस केस में वह जो है तो एसपीएफ कमेटी
कभी पार्ट नहीं रहेगा, एंड ही और शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ SBF कमिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। नेम ऑफ द ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरीज फॉर रेलवेज, निवारण, CPGRAMS, ई कार्मिक एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा निवारण। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट इज द ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र। ओके, द मिनिमम वेजेस एक्ट एज फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मस्ट बी रिवाइज्ड एट लीस्ट वंस इन अ 5 ईयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है यहाँ पे। तो 34 के अंदर जो है तो हर 5 साल में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को रिवाइज करना, जो भी फिक्स्ड एज इसमें वेज रखी हुई है इसको रिवाइज करना होता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिलेक्शन बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड या चयन बोर्ड बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 3 मेंबर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो RTI एक्ट के अंदर जो है यहाँ पे एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन को किस सेक्शन के अंदर मेंशन किया हो गया है? सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर जो है तो इनके डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मतलब सिक्रेसी को मेंटेन करने की बात जो है तो सेक्शन 8 के अंदर की गई है। अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर ऑफिशियल गजट फॉर डिसाइडिंग क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ पेमेंट ऑफ लेस देन अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। देखिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट से पूछा हुआ है। अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर द ऑफिशियल गजट फॉर द डिसाइडिंग क्लेम्स arising out of payment of less than the minimum rate of wages, any commissioner for workman compensation, any officers of the central government exercising functions as a labor commissioner for any region, any officer of the state government not below the rank of labor commissioner, any officer not less than the rank of district magistrate। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनी ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। स्टाफ फॉलिंग इन द कॉन्टिन्यूस कैटेगरी आर अलाउड डैश डैश आवर्स ऑफ रेस्ट एवरी वीक, 48 आवर, 24 आवर, 30 आवर एंड 36 आवर। ठीक है, तो इस केस में उसको 30 आवर्स का रेस्ट देना कंपलसरी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टाफ फॉलिंग इन द कंटिन्यूस कैटेगरी आर अलाउड डैश डैश 30 आवर्स ऑफ रेस्ट एवरी वीक। नेक्स्ट है अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 अ चाइल्ड इज वन हु हैज़ नॉट completed his 18 years, 16 years, 15 years, 14 years। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 years। ठीक है, तो 14 ईयर्स जो था, वन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड इज 14 ईयर्स। ठीक है, तो उसको हम चाइल्ड बोलेंगे। ओके, 15 to 18 ईयर्स जो है बिलो 18 ईयर्स एंड एबव 14 ईयर्स कॉल्ड एडोलसेंट एंड अब फिर जो है तो एबव 18 ईयर्स होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज अडल्ट। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग टाइम फॉर मोर देन 1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर इज 12 डेज का होता है, सबको पता है। ठीक है, बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जानता है कि ज्वाइनिंग टाइम जो होता है, ठीक है, वह 1000 किलोमीटर से ज़्यादा पर और 2000 किलोमीटर से कम पर 12 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रनिंग अलाउंस इज डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर ऑफ IREM। IREM जो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के अंदर रनिंग अलाउंस को कौन से चैप्टर के अंदर बताया गया है यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है। 5, 9, 3, 13। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज
नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ चैप्टर के अंदर जो है तो रनिंग अलाउंस को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन केस ऑफ डेथ इज परमिसिबल फॉर डैश डैश मंथ 24, 20, 18 एंड 12। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 24 मंथ्स। तो रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स इज परमिसिबल ऑफ डेथ इन फॉर डैश डैश 24 मंथ्स। नेक्स्ट है, जनरल मैनेजर हैज द पावर टू ग्रांट डैश डैश ईयर्स ऑफ हॉस्पिटल लीव टू रेलवे सर्वेंट 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड अनलिमिटेड। तो देर इज़ इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो जीएम हैज़ द पावर टू ग्रांट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जनरल मैनेजर के पास जो पावर है ना, यह शेड्यूल ऑफ पावर्स की बात होगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, जो भी मैं इस सीरीज़ का वीडियो इसको कंप्लीट करने के लिए बनाऊंगा, तो उसमें हम ज़रूर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक बार। आज का वीडियो जो है तो 30 मिनट का हो चुका है, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। नेक्स्ट इसका जो इस पेपर का नेक्स्ट पार्ट को जो है हम जल्दी ही अपने आगे वाले वीडियोस में लाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर upcoming examinations. Wish you good luck and best wishes.